गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एटम जो है वो एक सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, बिल्डिंग ब्लॉक भी जिसको बोलते थे। लेकिन स्मॉलेस्ट होने के बावजूद ये भी कुछ इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल रहता है। अच्छा, ये तीनों किस तरीके से अरेंज होते हैं, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर। देखिए ये 2 पार्ट में अरेंज होता है। एक होता है सेंट्रल पार्ट जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है जो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट के अलावा जो इसका पेरीफेरी पे आउटर पार्ट कह सकते हैं, आउटर पार्ट एक हो गया और एक हो गया सेंट्रल पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है ना। पॉजिटिव जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स नज़र आ रहा है ये है प्रोटॉन, और बीच में जो है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं नज़र आ रहा है ये है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन ये दोनों इकट्ठा होकर सेंटर पार्ट में रहते हैं, और इनके किनारे किनारे एक ऑर्बिट बना के इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं आउटर पार्ट में। तो देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज देखिए माइनस है, ये माइनस है ना। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। तो कोई भी एटम का अरेंजमेंट ठीक इसी तरीके से होता है। सबसे सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस, जहाँ पे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन यानी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। और इनके कॉम्बिनेशन के अलावा जो इनके आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट बोल सकते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं बीच में सन होता है, और सन के किनारे किनारे एक ऑर्बिट बना के अर्थ रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है, इसके चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी मान सकते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, सन जहाँ पे बीच में, इसको मान सकते हैं ये न्यूक्लियस है, और आउटर जो इसका ऑर्बिट है, इसमें जो घूमता रहता है, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिट। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब ये ओवरऑल जो एक एटम है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होगी। जब ये बराबर होगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कैंसिल आउट होकर पूरे के पूरे एटम को न्यूट्रल बना देंगे विदाउट एनी चार्ज। और अगर साइज़ की बात करें, इन तीनों में सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटा होता है, लेस देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से ये जो है सबसे छोटा होता है। अलग अलग एटम्स के अंदर अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स की संख्या हो सकती है। एक एटम है, मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सर्टेन अमाउंट में होगा। लेकिन अगर हीलियम एटम आ गया तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अलग हो सकता है, बदल सकता है ना। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 अभी तक जितने भी फाउंड किए गए हैं, उसमें क्या होता है कि सब में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होगी, प्रोटॉन्स की भी संख्या अलग अलग होगी, और न्यूट्रॉन्स की भी संख्या अलग अलग होगी। तो डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एटम्स जो है अपने आउटर सेल में के इलेक्ट्रॉन्स को या तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे एटम्स को, या फिर दूसरे एटम से वो गेन कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होते रहता है और शेयरिंग भी चलती रहती है। तो अगर कोई एटम अपने बाहर के सेल में से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या गेन करता है, मतलब ये अगर किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले लिया या फिर ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया, तो ये बन जाता है आयन। ये होता है एक चार्ज्ड पार्टिकल। अब अगर देखिए ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है। पॉजिटिव चार्ज का कोई भी शेयरिंग या फिर गेन या लॉस नहीं होता है। सपोज़ एक एटम है,
इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव मतलब ये बोल सकते हैं इसको प्रोटॉन्स है, ठीक है। इसके बाहर इसके आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये क्या कर सकता है, या तो बाहर किसी दूसरे एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर सकता है, गेन कर सकता है, या फिर अपने अंदर से ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है। सपोज़ ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल के दूसरे एटम के पास चला गया। अब इसके पास कितना एटम बचा है, कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, देखिए 1 2 3, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है। लेकिन प्रोटॉन कितना है, 1 2 3 4 प्रोटॉन्स है। तो अब प्रोटॉन जो है उसकी संख्या ज़्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो इसके पास ओवरऑल चार्ज जो है वो एक ज़्यादा हो गया कि नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज एक ज़्यादा हो गया। देखिए इसके 3 पॉजिटिव चार्ज इसके 3 नेगेटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो गए, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो अब इससे जो ये आयन बनेगा, ये आयन क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव आयन हो जाता है तो इसके लिए एक दूसरा नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं कैटायन। कैटायन बोलने से ही समझ में आता है क्या, कि पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, जो भी आयन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए यहाँ पे ये क्या था, एटम था, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया किसी दूसरे एटम के पास, इसके पास बच गया क्या, 3 एटम। 3 एटम जो है सॉरी 3 एटम नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 प्रोटॉन से कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट मतलब न्यूट्रल हो गया चार्ज के मामले में, और एक बच गया इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल इसके पास क्या हो गया, चार्ज पॉजिटिव हो गया। अब इस चीज़ को बोलते हैं आयन, ठीक है, सिंपली आयन। और पॉजिटिव आयन का नाम होता है कैटायन, ठीक है। अब इसी तरीके से गेन भी तो हो सकता है, यहाँ पे क्या हुआ था, लॉस कर दिया था ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि ये गेन कर लेता है। सपोज़ ये इस तरीके से एक एटम है, अब ये लॉस ना करके क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आता है, तो ये आके इसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाता है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और प्रोटॉन्स कितने रह गए, 1 2 3 4, प्रोटॉन 4 हो गए और ये इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो एक जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन, इनका जो चार्ज है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज के साथ बचा होगा। तो इस केस में जो आयन बनेगा उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज्ड आयन का नाम है एनायन। अगर यही आयन, लास्ट केस में हम लोगों ने देखा था कि आयन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका नाम होता है कैटायन, आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो होता है एनायन, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे बनता है। एटम से ही लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है, जिससे बनता है पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। एटम्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। अब देखिए एटम्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है उनसे मिलकर एटम बना, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला तो बना एटम। अब एक एटम जो है दूसरे एटम से कंबाइन होगा तो बनाएगा मॉलिक्यूल। तो इसको कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम्स का कॉम्बिनेशन जो है वो मॉलिक्यूल को बनाता है। अब एटम्स जो है वो सेम तरीके के भी हो सकते हैं और डिफरेंट तरीके के भी। एटम्स का कॉम्बिनेशन 2 तरीके से हो सकता है। एटम जो है वो सेम एलिमेंट के हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट को। तो पहला है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर। देखिए एक हाइड्रोजन एटम है और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो बनाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये देखिए ये एक एटम है हाइड्रोजन का ही, ये दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का ही है, तो ये दोनों एटम क्या होंगे, सेम एलिमेंट के हो गए, ठीक है। जब सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से डिफरेंट एटम्स के भी कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट जो है
डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कार्बन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये एक ऑक्सीजन एटम है। अब देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम कंबाइंड होगा तो ये बनाएंगे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। और ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये कंबाइन होगा तो बनाएगा CO2, दैट इज़ एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन होता रहता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर बनाना है, वाटर का फार्मूला होता है H2O, तो वो बनता है एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम। ये देखिए ये दोनों सेम टाइप के एटम्स हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का एटम ये कंबाइन होगा तो बनाएगा H2O। तो ये हो गया वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये हो गया वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो आज की क्लास में इतना ही। इन दोनों टॉपिक से नोट्स तैयार कर लीजिए।